हमने पीछे जो पढ़ा था वो कवर कर लिया था कि वैद्युत उद्योग के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज पढ़ेंगे वैद्युत उद्योग के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये हेडिंग है वैद्युत उद्योग के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि -q और +q आवेश का वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 2l है, वैद्युत परावैद्युतांक माध्यम K में रखा हुआ है। ये लिखना है, माना 2l लंबाई का -q तथा +q आवेश का वैद्युत ध्रुव परावैद्युतांक माध्यम K में रखा है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ये निरक्षीय स्थिति है, ठीक है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी। तो कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और इधर ये भी L, ठीक है, दोनों साइड की L दूरी हो गई, क्योंकि 2l लंबाई होती है वैद्युत ध्रुव की। तो L दो भागों में बराबर भागों में बांट दिया। अब ये R है, तो अगर हम -q आवेश से P बिंदु को मिलाएं और +q आवेश से P बिंदु को मिलाएं, तो अब देखें तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कैसे है कि तीव्रता की दिशा क्या होगी। अगर यहाँ कोई परीक्षण आवेश रखा होता तो उस पर जिधर बल लगता है, धनात्मक परीक्षण आवेश रखा होता तो जिधर बल लगेगा उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे -q आवेश की वजह से +q जो परीक्षण आवेश होता है Q0 का, वो आकर्षित होता, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई -q आवेश की वजह से। अगर -q की वजह से हम E1 माने तो ये E1 हो गई, ठीक है। ऐसे ही +q आवेश की वजह से परीक्षण आवेश पर क्या होता, प्रतिकर्षण बल लगता, जो कि इधर को होता, तो इसी दिशा में इसकी तीव्रता हो जाएगी। इसको अगर हम E2 मान रहे हैं तो ये E2 हो गया। आप देखते हैं थोड़ा सा होगा क्या, अगर ये कोण थीटा है, क्योंकि ये L है, ये R है, मध्य बिंदु से है और लंबवत है, यहाँ 90 अंश का कोण है, तो ये एक अभिलंब है, तो यहाँ पे ये थीटा है और ये 90 का कोण है, तो यहाँ ये कोण भी थीटा कहलाएगा। कैसे, ये बनेगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो बन रहा है त्रिभुज O, चलो इसे A नाम दे रहे हैं, इसे B नाम दे रहे हैं, तो अलग से बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा त्रिभुज O क्यों कर रहे हैं, त्रिभुज APB, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा होगी। कैसे, देखो होगा कितना ये भी देख लो। ये समकोण त्रिभुज है, अगर हम देखें तो त्रिभुज कौन सा, OP, A ले लो या B ले लो, कोई भी ले लो, ये इसमें ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AP का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम AP स्क्वायर निकालने जाएंगे तो AO L स्क्वायर प्लस OP R स्क्वायर, ये R स्क्वायर। तो यहाँ से AP इज इक्वल टू आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। और जितना AP आया है
उतना ही इधर वाले त्रिभुज को अगर ले लेते हैं तो इधर से भी बीपी भी इतना ही आ जाएगा, तो बीपी भी एपी बीपी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो भी इतना ही आ जाएगा। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए और कोण बी बराबर हो जाएगा। अब ए बी के अगर समांतर रेखा यहाँ खींच दें तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से ये थीटा डिग्री यहाँ पे, और ये अगर थीटा है तो ये कोण इधर वाला थीटा, ये भी एकांतर कोण, और ये थीटा तो ये भी थीटा। कैसे? शीर्षाभिमुख, ये थीटा तो ये भी थीटा, शीर्षाभिमुख कोण। तो इधर से इस वाले कोण से हमें मतलब नहीं है, इसे हटा दे रहे हैं, बस हमें ये याद रखना है ये क्षैतिज रेखा जो है AB के समांतर रेखा जो है उसी के समांतर अगर रेखा खींचते हैं तो इधर E1 के साथ कोण भी थीटा आएगा और E2 के साथ भी कोण थीटा आएगा। तो अब क्या होगा? अब देखो ये इस दिशा में आएगा E2 का ऊर्ध्वाधर घटक। अच्छा देखना, E2 ऊर्ध्वाधर घटक, जिधर से थीटा होता है उधर cos थीटा लगता है घटक निकालने पर, उसके लंबवत दिशा में sin थीटा लगता है, तो ये E2 का sin थीटा है, तो ये E2 sin थीटा, और ये E1 sin थीटा, ठीक है, और ये इधर E1 का cos थीटा, ये E1 cos थीटा, और इधर ही क्या होगा? E2 का भी cos थीटा होगा। आ रहा है समझ? तो क्या हुआ कि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत हैं, और E1 और E2 अभी निकालेंगे तो देखेंगे E1 E2 दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। ये अभी करके देखते हैं। तो हमने क्या लिखा था? माना, लिखा हुआ है, शुरुआत में बोल दिए थे, माना -q तथा +q, माना -q तथा +q आवेश वाला द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2l है से के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो -q आवेश के कारण लिखेंगे, -q आवेश के कारण, डेरिवेशन यहां से चालू कर देते हैं, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके घटक हमने सब निकाल रखे, बस तीव्रता बिंदु P पर -q आवेश के कारण कितनी थी? E1, तो E1 निकालते हैं। E1 = क्या हो जाएगा? 1 बिंदु आवेश के कारण क्या होता है? 1/4 पाई f/0, अगर माध्यम है तो k, और फिर उसके बाद q बटे -q आवेश है लेकिन हम परिमाण निकालना है तो q बटे दूरी कितनी है इनके बीच की, ये दूरी अभी हम यहाँ निकाले हैं, AP और BP, ये रही AP, A से P तक की दूरी यहाँ निकली हुई है। तो AP = अंडर रूट के अंदर L² + R², ठीक है, ये हो गया। और तीव्रता, ये दूरी है, तीव्रता के फॉर्मूले में दूरी का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया E1, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बिंदु P पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? E2 थी, जो कि इस दिशा में थी, ये E2 की दिशा थी। ये हमने जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से हटा दे रहे हैं क्योंकि बहुत ये यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये E2 था, इधर दूर आया था ना, क्योंकि +q आवेश के कारण रिपल्सन होगा परीक्षण आवेश में, इसलिए E2 जो है वो धनात्मक आ गया था।
मतलब बाहर की ओर आ गया था। तो यहाँ से E2 जो आएगा वो कितना होगा, वो भी इतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, क्योंकि परिमाण दोनों का बराबर होता है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा, दूरी है ये इतनी ही है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बीपी जो है वो भी यही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर इसका वर्ग हो जाएगा, तो E2 भी इतना ही है। अब हमने घटक कर लिए हैं, क्या होता है लिखना हो तो E1 तथा E2 के ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक मीन्स वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब वर्टिकल फैक्टर्स जो बनाएंगे हम, इसके दो वो बनाएंगे घटक, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो E1 और E2 के ऊर्ध्वाधर घटक जो हैं, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल फैक्टर्स जो हैं, वो एक दूसरे के विपरीत, तथा E1 E2 को देखो, E1 जितना है उतना ही E2 है, तो E1 E2 अगर बराबर हैं तो उनके जो ऊर्ध्वाधर घटक होंगे, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक देखो E2 sin थीटा है E2 का, और E1 sin थीटा है E1 का, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और विपरीत दिशाओं में हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो लिखेंगे E1 तथा E2 के ऊर्ध्वाधर घटक, ब्रैकेट में लिख लो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, ब्रैकेट बंद कर दो, एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशाओं में हैं, अतः यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तथा इनका क्षैतिज घटक E1 तथा E2 के क्षैतिज घटक लिखना है ये भी, तथा इनके क्षैतिज घटक E1 ब्रैकेट में लिखो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, अतः इनका परिणामी दोनों के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे बिंदु P पर, आगे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, E अगर मान ले परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है P पर, तो वो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 नहीं, मतलब E1 प्लस E2 नहीं होगा, E1 प्लस E2 क्या करेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, क्योंकि परिणामी इनके इस वाले घटक से ही आएगा जो इधर साइड में आ रहा है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से, ऊर्ध्वाधर घटक तो इनका कट गया है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आगे लिखेंगे E बराबर लिखना हो तो लिख लो, देखो यहाँ से देख के ही पता चल रहा है, अलग अलग मान रखेंगे फिर cos थीटा, तो ये कह सकते हैं हम कि 2E1 cos थीटा, पीछे जो हमने समीकरण अगर हम कहें यहाँ से और यहाँ से देख के हमें पता चल रहा है कि E1 E2 बराबर है, तो ये दोनों एक साथ लिखे दे रहे हैं, E1 E2 क्या करेंगे यहाँ पे, E1 बराबर E2 है, इसीलिए हमने 2E1 cos थीटा कर दिया, 2E2 cos थीटा भी कर सकते थे क्योंकि E1 का मान E2 के बराबर है। अच्छा, यहाँ से अभी थोड़ा सा जगह का उठा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आ गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2E1 cos थीटा, ठीक है, 2E1 cos थीटा, इतना आया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 2E1 cos थीटा, तो यहां से हम E1 का मान रख देंगे, पीछे हमने लिखा है, मिटा दिया गया यार,
चलो हमें याद है, हम लिखे दे रहे हैं, तुम देख लेना अपने नोट्स से। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/2 है, तो 2 लिखे दे रहे हैं, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ये था E1 का मान, और E2 भी इतना ही था, तो चाहे यहाँ 2E1 लिखते चाहे 2E2 लिखते, ये तो लिखना ही पड़ता, ठीक है। और cos थीटा, तो E बराबर अड़ामी क्षेत्र E बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन के, ये 2 को यहाँ Q के साथ रखते हैं, 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 2। कॉस थीटा का मान समीकरण कॉस थीटा का मान यहाँ रखने वाले हैं, उसके लिए कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो कोई भी एक त्रिभुज ले लो, चाहे AOP ले लो, चाहे AOP ले लो, चाहे BOP ले लो। तो हम त्रिभुज AOP ले लेते हैं, इन ट्रायंगल या फिर त्रिभुज AOP में अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें लाल बटे कक्का से क्या होता है, ये थीटा कोण है तो इसका cos थीटा, लाल बटे कक्का लगाएंगे, जानते हो ना लाल बटे कक्का क्या होता है, त्रिकोणमिति। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे आधार क्या है AO, कर्ण क्या है AP। तो यहाँ से cos थीटा का मान, क्योंकि cos थीटा हमने खुद लिया था इसलिए थीटा हमको हटाना पड़ेगा, ये हमने थीटा अपने आप माना था कि ये कोण थीटा है, तो यहाँ से cos थीटा हटाना पड़ेगा डेरिवेशन से, और L और R के पदों में ही डेरिवेशन लाना पड़ेगा, L R और Q के पदों में, तो इसीलिए हम cos थीटा हटा रहे हैं। तो AO तो AO का मान क्या होगा, अंधेरा हो गया, cos थीटा यहाँ पे रखेंगे, AO की जगह में लिखेंगे AO है कितना, AO है L अपॉन AP कितना है, A से P तक की दूरी है अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आ गया cos थीटा का मान, यहाँ cos थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ cos ब्रैकेट में लिख देना, cos थीटा बराबर ये होता है, ये रफ वर्क है तुम्हें समझाने के लिए बता दिया है, बाकी cos थीटा बराबर ये होता है, ये लिखना है बस, इस लाइन के आगे इतना लिखना है, क्योंकि cos थीटा बराबर L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, इसके आगे भी और है तो सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2Q अपॉन, देखो 2 पावर यहाँ एक, ये अगर अंडर रूट हटाए हम अगले स्टेप में करना, यहाँ मत करना तुम लोग, ठीक है। तो R की घात 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट हटा के। अब ये 2 घात और 1/2 घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 प्लस 1/2 सॉल्व कर लो इसे, एलसीएम लेंगे 2 2 2 4, यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है और यहाँ स्क्वायर भी है, तो अंडर रूट और स्क्वायर मिला करके ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ इतना बचेगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक घात बचेगी, यहाँ इस स्टेप में देखो, इस स्टेप में यहाँ अंडर रूट भी लगा है स्क्वायर भी लगा है, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, बचेगा इतना, एक यहाँ से घात और 1/2 यहाँ से, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, तो ये पूरी घात जो बन जाएगी वो बन जाएगी R स्क्वायर प्लस
L स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, तो ये पावर हो गई 3/2 की, 3/2 की पावर। अब L ऊपर L है तो L भी लिख देंगे। अब क्या होगा, इसके आगे लिखेंगे, फिर से पिछले वाले डेरिवेशन में हमने किया था, जो लिखेंगे चूंकि R जो है इज ग्रेटर देन L, सो इसलिए चूंकि R ग्रेटर देन L, इसलिए क्या होगा, इसलिए R स्क्वायर इज सो मच ग्रेटर देन L स्क्वायर। ठीक है, R का मान L से बहुत ज्यादा, R का मान L से ज्यादा है, अतः R स्क्वायर का मान L से बहुत ज्यादा होगा, L स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगा, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर L स्क्वायर को नगण्य मानना मतलब ये वाला जो L है अगले स्टेप में करना है। ठीक है, तुम लोगों को L स्क्वायर ये 0 हो गया, तो यहां से क्या बचेगा, E इज इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई f sin नॉट k। 2ql को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, अगले स्टेप में लिख देंगे 2ql अपॉन ये r की पावर 2 रहेगा, L स्क्वायर 0 हो गया है, की पावर 3/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि गुणा होगा ना, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर लिखते हैं, जगह खत्म हो गई, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, मतलब डेरिवेशन। तो E बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ जाएगी 1/4 पाई f sin नॉट k, और 2ql की जगह में लिखेंगे P अपॉन ये बचेगा r क्यूब। ठीक है, इसके आगे लिख देना P इज इक्वल टू 2ql। अब यदि माध्यम, ये हर बार करते हैं, वायु या निर्वात हो तो क्या करना है, k की जगह 1 लिख देना है, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई f sin नॉट T अपॉन r क्यूब। ये हो गया डेरिवेशन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका r की दिशा में एकांक सदिश और लगा देते हैं, बस ये परिमाण है, इसी में अगर हमें E वेक्टर लिखना है पूरा तो 1/4 पाई f sin नॉट P अपॉन r क्यूब इंटू, ये हो गया परिमाण। ठीक है, इसकी दिशा बतानी है तो r कैप से दिशा बता देंगे, r कैप की दिशा, r वेक्टर मतलब जो r है दूरी, उसी के एकांक, उसी की दिशा को बताने के लिए उसी की दिशा में एकांक सदिश ले लिया, हो गया, तो ये वेक्टर निरूपण हो गया। अब हमें पता है कि हमेशा किसी भी चीज का अगर कैप लेते हैं तो r कैप बराबर जो होता है, इसके सामने लिख देते हैं, r कैप बराबर जो होता है वो कितना होता है, किसी भी चीज का कैप हो तो वो वेक्टर अपान उसका मान, ये होता है। तो एक बार अगर और लिखना चाहें इसी फार्मूले को तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 बाई f sin नॉट P अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बटे r कैप जो है, r वेक्टर बटे r, जो r कैप की जगह में r वेक्टर बटे r हो जाएगा, तो वो क्यूब के साथ गुणा होकर के यहाँ r की घात 4 बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे वेक्टर निरूपण करने को बोले इसी का, तो चाहे ये लिखना और या तो ये लिखना। ठीक है, दोनों सही है। तो ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत उद्योग के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में, अगला लेक्चर में कवर करेंगे इसके आगे। ओके, थैंक यू।